स्वागत करती हूँ विद्यार्थी मित्रों आप सभी का माँ आशापुरा विद्या संगीत के ऑनलाइन टीचिंग में। आज हम कक्षा 10वीं में हिंदी विषय में एक नई शुरुआत उनका अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों सबसे पहले हमें जो आगे पढ़ा था उसका क्या करेंगे, पुनरावृत्त, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। आगे हमने क्या देखा था कि प्रोफेसर रामेश और उसका मित्र माधवन जो मानव प्रक्षेपण यंत्र का जो प्रयोग था वो सफल होने जा रहा था, इसलिए वो दोनों बहुत ही खुश थे और उसका 2 दिन था वो बहुत ही अद्भुत का दिन था, वो उसके लिए बहुत ही उच्च माना जाता था। और जो मानव प्रक्षेपण यंत्र था वो 2 विभागों में विभक्त था। एक तो उसका खंड प्रोफेसर रामेश की जो प्रयोगशाला थी उसमें था और दूसरा खंड रामा के 500 मीटर दूर सहयोगी माधवन के घर पर स्थापित था। आज इनके मानव शरीर पर एक स्थान और दूसरे स्थान पर प्रक्षेपित किए जाने पर प्रयोग संपन्न हो रहा था। और क्या बताया था कि जो खुद प्रोफेसर रामेश को अपने शरीर को प्रक्षेपित करने का प्रयोग कर रहे थे। और क्या बताया था कि कंप्यूटर को प्रोफेसर रेडी सिग्नल मिलता है तब प्रोफेसर रामेश और माधवन को फोन पर सूचित कर कंप्यूटर चालित चैम्बर पर प्रवेश करते हैं, यानी कि जो उसका प्रयोग था वो सफल होने जा रहा था। तब कंप्यूटर में सिग्नल मिलता है तब वो प्रोफेसर रामेश से वो अपने मित्र जो माधवन है उसको कहता है कि जो हमारा प्रयोग है वो सफल होने जा रहा है। और वो उस और क्या देखा था कि माधवन अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर वह दृश्य देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और माधवन स्क्रीन पर प्रोफेसर रामेश के शरीर के मूल तत्वों को विभाजित होते हुए और उस प्रक्रिया पर होते देख रहा था, जिससे उसे मस्तिष्क में प्रोफेसर रामेश द्वारा मानव प्रक्षेपण के बारे में बताई हुई बातें को खोद रही थी। यानी कि जो उसका प्रक्षेपण यंत्र का जो प्रयोग था वो सफल होने जा रहा था, उसलिए दोनों खुश थे। अब हम आगे का अभ्यास करेंगे। माधवन मूर्तिवत प्रोफेसर रामेश की बात सुन रहा था। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी रहा था। यह तो रही बनावट की बातें, अब तो आती है किसी वस्तु का तरंगों के माध्यम से कहीं भेजने की बात। तुम्हें तो मालूम ही है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, यानी कि जो ऊर्जा होती है वो कभी नष्ट नहीं होती, वो आगे आगे बढ़ती रहती है। हाँ, उसका स्वरूप परावर्तित किया जा सकता है, यानी कि जो ऊर्जा होती है उसका जो स्वरूप होता है उसे परावर्तित किया जाता है। जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और आवरणिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि इन दोनों को सामने में रूपांतरित कर सकते हैं। अब हम आवरणिक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में लेते हैं। यह ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम और आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर का काम में लाए जाते हैं। इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसका मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, यानी कि जो इस ऊर्जा को हमको देखकर पता चलता है कि जो किसी वस्तु होती है उसे मूल तत्वों को जाकर उसे तत्वों को तोड़ा जा सकता है। और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों के विभक्त यानी अलग करनी हो किया भी जा सकता है, यानी कि किसी वस्तु होती है उसे उसका मूल तत्व से अलग भी विभक्त यानी अलग भी किया जा सकता है। तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर इस तत्वों को दोबारा भी मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जो तत्व होते हैं उसे मूल रूप में फिर से भी प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, यह तो है, माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया, यानी कि जो प्रोफेसर रामेश ये सब बातें उसे बता रहा है तब माधवन कहता है कि ये सब बातें उसकी बातों में ये समर्थन था। प्रोफेसर रामेश ने अपनी बात आगे बढ़ाई और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। तब वो माधवन को क्या बता रहा है प्रोफेसर रामेश के, यानी कि जो हमारा शरीर होता है वो विभिन्न तत्वों से बना हुआ होता है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना काफी अंतर होता है, लेकिन जो बातें किसी
किसी वस्तु के बारे में लागू होती है, वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। यानी कि किसी वस्तु भी लागू होती है, इसीलिए इस तरह जो जीवित प्राणी होते हैं उससे भी यह वस्तु लागू होती है। अर्थात हमें यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसका मूल तत्वों में विभक्त और वापस उन तत्वों में जोड़कर उसका मूल रूप पाया जा सकता है, उसी प्रकार जो जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपना जा सकती है। यानी कि जो जीवित प्राणी होता है उसके साथ यह प्रक्रिया है, उसके जो मूल तत्व है उसके बारे में हम जान सकते हैं। लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफी जटिल और श्रम साध्य होगी। कहते हुए प्रोफेसर रामिस ने एक लंबी सांस ली। प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गया। एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही न पाया कि प्रोफेसर इस लेक्चर को सुनने के बाद भी वह प्रशंसा व्यक्त करे अथवा शंका, लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल होता और वह बोले के बिना रह न सके। सर, माना कि यह सारी प्रक्रिया संभव है, पर इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन दूसरे जगह भेज सकते हैं? तब उसे यह सब बातें सुनकर जो माधवन है उसके विचार आता है कि यानी कि ये सब जो बातें हैं किसी साधन के बिना हम किसी दूसरी जगह पर कैसे भेज सकते हैं। ये सब बातें सुनकर वो माधवन है वो प्रोफेसर रामिस को बता रहा है। माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। वह बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते। यानी कि जो प्रोफेसर रामिस है उसके जो चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है और माधवन को बता रहा है कि मैंने कब आपको बताया कि जो साधन होता है उसके बिना हम एक स्थान पर दूसरे स्थान पर उसे भेज सकते हैं किसी वस्तु को। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके उसे एक स्थान अर्थात टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान या टीवी सेट प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले उसके मूल तत्वों को विभक्त करें कि यानी कि जो किसी वस्तु होती है उसे जो मूल तत्व उसे विभक्त यानी अलग करें, फिर उन तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान दूसरे स्थान पर तक भेजे। यानी उसे अलग करके एक स्थान पर दूसरे स्थान पर भेजे उससे तरंगों को। जहाँ पर इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा वहाँ तरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल जाएगा। यानी कि जो वापस मूल तत्व उसे है उसे परिवर्तित करके उसे मूल रूप में पुनः बदला जा सकता है। ये सब बातें प्रोफेसर रामिस है वो माधवन को बता रहा है। यानी कि जो प्रक्षेपण यंत्र है उसके बारे में उसे समझा रहा है और वो उसको सब बता रहा है। विद्यार्थी मित्रों, आगे का अभ्यास हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। आज इतने तक पढ़ते हैं।